ये वादा है हमारा, हर दम हर कदम। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मेरे सभी अभिकर्ता भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे दोस्तों। आज हमारा विषय है कि फॉर्म संख्या 300 को कैसे भरें। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो उम्र या इसके ऊपर के प्रस्तावकों के लिए हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2020 के प्रारंभ से ही हमारा फॉर्म परिवर्तित हो गया और इसमें बहुत बड़े स्तर पे बदलाव आए हैं और हमारे अभिकर्ता साथी अभी इस बदलाव के आदी नहीं हैं, तो उनको फॉर्म में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे पहले के फॉर्म्स में 2 या 3 जगह पे सिग्नेचर होते थे, इसमें आपको विशेष परिस्थितियों में 9 जगह या 8 जगह फॉर्म में सिग्नेचर होने हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और हम क्योंकि ब्रांच में इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, हमारे अभिकर्ता साथी शाखा पे आते हैं और वो देखते हैं कि फॉर्म में कहीं पर सिग्नेचर कई जगह पे छूट गया है। तो आइए हम अपने वीडियो को और विस्तृत रूप से इलस्ट्रेशन के साथ शुरू करते हैं। साथियों, फॉर्म संख्या 300 की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रस्तावक का एक नया रंगीन फोटो लगा देना है और इसके बाद इस स्थान पर आप अपने मंडल कार्यालय का नाम लिखेंगे, फिर अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे और इसके बाद ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं कैसे फॉर्म को आपको भरना है। तो दोस्तों, ये फॉर्म जो है ये 2 भाषाओं में है, मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल फॉर्म है। तो इसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भर सकते हैं और अगर आप अंग्रेजी भाषा में भर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको आपको ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है, यानी कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। पेपर में कहीं कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, फॉर्म में कहीं पर भी आप व्हाइटनर नहीं लगाएंगे। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है जिसका विवरण इसमें दिया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आप देखेंगे, यहाँ पे अभिकर्ता का विवरण भरा जाएगा, विकास अधिकारी का विवरण भरा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिकर्ता साथी का। यहाँ पे आप अपना कोड नंबर कोशिश करें कि साफ साफ लिखें, कोड नंबर, नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। और इसके बाद का जो कॉलम है, आप इस कॉलम को देख सकते हैं, ये ऑफिस यूज के लिए है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसमें आपको कोई भी एंट्री कुछ भी दर्ज नहीं करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे इसके बाद हमारे फॉर्म की शुरुआत होती है और अभी हम फॉर्म के फर्स्ट पेज पे हैं, पृष्ठ नंबर 1 पर ही हम हैं। तो इसमें आप देखिए कैसे विवरण को भरना है। सेक्शन 1 में सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण है। व्यक्ति का नाम आपको कहाँ पे भरना है, आपको यहाँ पे भरना है। देखिए 3 पार्ट में, पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। अगर मध्य नाम नहीं है तो आपको छोड़ देना है। किसी किसी का नाम सिर्फ 2 भाग में होता है, कुछ लोगों का 2 से ज़्यादा में होता है। तो यहाँ पे आप उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसे ज़रूरत होगी वैसा भरेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें, श्री, श्रीमती, सुश्री कुछ भी आपको नहीं लगाना है, कोई सैल्यूटेशन आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद आप उसके पिता का नाम इस कॉलम में भरेंगे। नेक्स्ट कॉलम में माता का नाम भरेंगे और इसके बाद आप उसके जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए आपको साधारण सिर्फ टिक करना है। जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा, आप पुरुष का बीमा कर रहे हैं तो उस पर टिक कर देना है, स्त्री का कर रहे हैं, महिला का, तो उस पर टिक कर देना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगला कॉलम जो हमारा है मैरिटल स्टेटस का, इसमें आप भरेंगे विवाहित है या अविवाहित है, इसको आपको भरना है इस कॉलम में। अगर वो विवाहित है, महिला है तो उसके पति का नाम, पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम आपको इस कॉलम में भरना है। इसके बाद अगला कॉलम आप देखिए, ये जन्म तिथि भरनी है। जन्म तिथि भरने का प्रारूप क्या होगा, सबसे पहले आप दिन, फिर माह और इसके बाद वर्ष, इस फॉर्मेट में आप उसकी जन्म तिथि को यहाँ पे दर्ज करेंगे। और इसके बाद अगले कॉलम में क्वेश्चन नंबर 8 में आपको भर देना है, क्योंकि ये फॉर्म संख्या 300 है, 18 वर्ष या इसके ऊपर के लिए लोगों का होता है। तो सामान्यतः इस परिस्थिति में हम नियरर बर्थडे पर जो उसका उम्र होती है वो लिखते हैं, यानी सबसे नज़दीकी जन्मदिन पर उसकी जो आयु होगी वो आपको यहाँ पर उसकी टोटल उम्र लिख देनी है कितने हो।
तो साथियों पेज 1 में हमने 8 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। हमारा वही सेक्शन कंटिन्यू है दूसरे पेज पर भी। और क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें है आपको प्रस्तावक यानी जिस व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं उसके जन्म स्थान का विवरण देना है। यानी बेहतर होगा कि आप जनपद और राज्य का नाम दोनों यहाँ पे दर्ज कर दें। जैसे कोई व्यक्ति फैजाबाद में है तो हम यहाँ पे फैजाबाद कॉमा लगा के उत्तर प्रदेश लिख देंगे। इसके अलावा जो आपने आयु प्रमाण पत्र दिया है, प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। जो आयु प्रमाण पत्र आपने उसका दिया है उसका प्रारूप कैसा है, यानी वो स्कूल सर्टिफिकेट है, वो पैन कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर वो पासपोर्ट है, या फिर वो वोटर कार्ड है, गैर मानक प्रमाण पत्र है। तो जो भी है उसका विवरण आपको यहाँ पर लिख देना है इस कॉलम में। उसके बाद जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं उसकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर वो भारतीय है तो भारतीय भर देना है, या जो भी होगा उस विकल्प के अनुसार आपको भर देना है। इसी तरह से नागरिकता आपको उसकी भारतीय भर देनी है। इसके बाद आप देखेंगे उसका एड्रेस की बात है, एड्रेस आपको भरना है। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पे, इसमें आपको उसके पत्राचार का पता भरना है। देखिए 2 पता यहाँ पे है, एक तो उसका अस्थाई पता और दूसरा उसका पत्राचार का पता। तो अगर दोनों एक है तो आपको एक ही कॉलम को भरना है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको 13 और 14 दोनों का उत्तर देना है। तो पता में सबसे पहले अगर उसका मकान नंबर, तो आप मकान नंबर लिखेंगे। उसके शहर का क्या नाम है वो आप लिखेंगे, जिला और राज्य उसका लिखेंगे। इसके बाद देश का नाम लिखेंगे और इसके बाद पिन कोड उसका डाल देंगे। दोस्तों पिन कोड बहुत आवश्यक है, पिन कोड जरूर डालें। अक्सर लोग क्या करते हैं पिन कोड नहीं डालते, बिना पिन कोड के फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर भरना है। ज़्यादातर लोगों के पास टेलीफोन नहीं रहता तो आप यहाँ पर भी मोबाइल नंबर ही उसका डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 में हम देखते हैं तो ये उसका अस्थाई पता को पूछ रहा है। तो अगर ऊपर वाला पता ही उसका अस्थाई पता है तो हम यहाँ पे उपरोक्त लिख देंगे और बाकी कॉलम में हम एक लाइन खींच देंगे कि मतलब ऊपर जैसा पता सेम वही यहाँ पर है। और अगर अलग है तो आपको इस सारे कॉलम को ऊपर वाले कॉलम की तरह फिर से पूरा भरना होगा। अगर सेम है तो आपको सिर्फ एक लाइन खींच के इसको छोड़ देना है और उपरोक्त लिख देना है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 पे हम देखते हैं। 15 पे आप देखेंगे उसकी आवासीय स्थिति, वो व्यक्ति कैसा है, NRI है, रेजिडेंट इंडियन है, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडिया ओरिजिन है, या फिर ओवरसीज। तो ज़्यादातर आप लोग रेजिडेंट इंडियन पर ही बीमा करते हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे, या जो भी संबंधित होगा उसके अनुसार आप इस विकल्प को चुनेंगे। अगर वो NRI है या FNIO है, कुछ भी इस भी तरह का कोई भी विकल्प आपने चूज किया है तो उसको आपको इस कॉलम में उसके विदेश का पता देना होगा। विदेश में जहां पर वो जो भी उसका एड्रेस है वो आपको इस कॉलम में भरना होगा। अगर आप रेजिडेंट इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी विवरण देने की जरूरत नहीं है, आप इसको लागू नहीं करके छोड़ सकते हैं। अगला कॉलम देखते हैं KYC और PMLA। देखिए ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कभी कभी हमको लगता है कि प्रपोजल फॉर्म में कुछ चीज़ें अनावश्यक हैं, लेकिन ये चीज़ें अंडरराइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम कोशिश करेंगे अंडरराइटिंग के वीडियो में हम इन सारी बातों पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं जैसे KYC आप सारे लोग जानते हैं, अपने ग्राहक को जानना, और PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें आपको क्या क्या विवरण देने हैं, इन विवरणों का क्या औचित्य है, इसको हम अंडरराइटिंग में विस्तार से बात करेंगे अंडरराइटिंग के वीडियो में। तो अभी हम फॉर्म पे ही बात करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है, क्या आप एक आयकर दाता हैं? अगर वो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है, ये अलग बात है कि उसका टैक्स निल है, वो टैक्स पे नहीं करता लेकिन रिटर्न फाइल करता है, तो आप इस ऑप्शन में यस चूज करेंगे। अगर वो व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आप एन चूज करेंगे। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपने उसको ये स्वीकार किया है कि वो व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है, यानी उसके पास पैन है। तो आपको इस कॉलम में प्रश्न संख्या 2 में आपको उसका पैन नंबर देना अनिवार्य है। इसके बाद आपको उसके आईडी कार्ड का विवरण देना है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो कौन सा विवरण आप दे रहे हैं, पहचान का प्रमाण क्या आपने दिया है उसका विवरण यहाँ पे देना है, यानी आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं तो उसके आखिरी के 4 डिजिट यहाँ पे लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो केवल आखिरी के 4 डिजिट, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो उसका नंबर, पैन कार्ड आपने दिया है तो उसका नंबर आप ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं। इसके अलावा
कोई भी चीज़ आपका वोटर कार्ड ईपिक हो गया तो उसका भी नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर उस आईडी की कोई भी एक्सपायरी डेट है, कुछ आईडी कार्ड ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो आप वो डेट यहाँ पे जरूर लिखेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आप जो वर्तमान में आईडी प्रूफ दे रहे हैं क्या उसकी मान्यता भी है या उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो आपने पता ऊपर दिया है उसका क्या प्रमाण आपने दिया है उसका विवरण यहाँ पे भरना है। जैसे आधार कार्ड आपने दिया है तो आधार कार्ड भर देना है, वोटर कार्ड दिया है तो वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिया है तो राशन कार्ड, जो भी आपका है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपने पते के प्रमाण में दिया है। इसके अलावा हम कुछ इसमें विकल्प संख्या 5 पे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं क्या आप जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। अगर जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उसका GSTIN नंबर है तो आपको उसको यहाँ पे दे देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। इसी तरह से कुछ लोगों का सेंट्रल KYC होता है, अगर वो सेंट्रल KYC का नंबर या उसका यहाँ पे डिटेल है तो आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो आप इन विकल्पों पे नो करके छोड़ देंगे। नो या नहीं, जो भी सुटेबल, जिस भी भाषा में आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। इसके तीसरे भाग में हम देखते हैं, यहाँ पे हमको उसके व्यवसाय का विवरण देना है, जिसकी शुरुआत हो रही है शैक्षिक योग्यता, यानी उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, वो स्नातक है, परास्नातक है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और वर्तमान में उसका व्यवसाय क्या है, इसमें आपको लिखना है। अगर वो सर्विस करता है तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस। अगर वो कोई व्यवसाय करता है तो आप बिजनेस लिखेंगे, एग्रीकल्चर करता है तो एग्रीकल्चर लिखेंगे। जो भी उसका संबंधित व्यवसाय है उसका विवरण आप यहाँ पे इस कॉलम में दे देंगे। इसके बाद उसकी आय का सोर्स क्या है, यानी उसकी इनकम कहाँ से हो रही है, तो उसमें आप अगर बिजनेस से हो रही है तो व्यवसाय, नौकरी से हो रही है तो नौकरी, सर्विस जो भी सुटेबल होगा, या खेती से हो रही है तो खेती, आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर वो कहीं पर नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो आपको उसके एम्प्लॉयर का नाम देना होगा। यानी जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो एक फैक्ट्री में काम करता है, मान लेते हैं पार्ले जी फैक्ट्री में काम करता है, तो आपको उसके एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे लिख देना है। या हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो एक टीचर है, तो वो उसका एम्प्लॉयर BSc होता है, तो आप वहाँ पे BSc या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी उस व्यक्ति को जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको देने वाली संस्था कौन सी है उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। तो इस तरह से साथियों आपके फॉर्म का दूसरा पेज भी कंप्लीट होता है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है, कार्य का यथार्थ स्वरूप, यानी वहाँ पे तो हमने नौकरी या कृषि या बिजनेस लिख दिया था, अब हमें उसका विवरण बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का महत्व ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका कार्य किस तरह का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कार्य में जोखिम ज़्यादा है, जैसे हमने सर्विस लिख दिया है, मान लीजिए वो सरकारी नौकरी करता है। अब हम यहाँ पे विवरण देंगे कि वो लाइनमैन है, यानी वो खंभे पर चढ़ता है, बिजली जोड़ने का, काटने का काम वो करता है, तो उसकी लाइफ पे रिस्क थोड़ा बढ़ गया, यानी ये अंडर राइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसके कार्य का यथार्थ स्वरूप दिखाएंगे कि वास्तव में वो क्या करता है। तो उसको यहाँ पर आपको इस कॉलम में उसका विवरण देना है कि वो किस तरह का कार्य करता है। अगर नौकरी करता है तो नौकरी में उसका कार्य क्या है, अगर वो व्यवसाय करता है तो व्यवसाय किस तरह का है। इस तरह से आपको ये डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके अलावा अगर आपने उसको सर्विस में दिखाया है, वो व्यक्ति सर्विस कर रहा है, तो कितने वर्ष की सर्विस उसकी हो गई है, ये डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम हम देखते हैं वार्षिक आय, यानी उस व्यक्ति की सालाना कितनी इनकम हो जाती है, जो भी पीछे आपने दिखाया है, व्यवसाय, नौकरी, कृषि, जो भी आपने दिखाया है, उससे उस व्यक्ति को कितनी आमदनी हो रही है, इसको आपको लिख देना है पूरे वर्ष में। इसके बाद अगर आपने ऊपर जो भी विवरण दिया है, इसमें देखिए लिखा है यदि आप सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं, यानी अगर वो व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेज में है तो यहाँ पे आपको उसका विवरण, उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो लागू नहीं करके इस कॉलम को छोड़ देना है, यानी प्रश्न संख्या 8 के A, B, C, D, E ये सारे पार्ट्स को आपको छोड़ देना है, लागू नहीं करके एक लाइन खींच के NA या लागू नहीं करके आप छोड़ देंगे। अगर वो व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है तो अगर वो है तो क्या क्या भरना है, सेना की जिस विंग में वो व्यक्ति है वो भरना है, वो आर्मी में है, नेवी में है, BSF में है, जो भी है आपको वहाँ पर उसको भर देना है। उसमें उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक यहाँ पे आपको भर देनी है। देखिए जो भी लोग आर्म फोर्सेस में होते हैं उन लोगों का एक रेगुलर गैप पे मेडिकल परीक्षण होता रहता है,
तो इसमें उसको देना है कि उसका सबसे नज़दीकी मेडिकल परीक्षण कब हुआ, जल्दी ही उसका कौन सा परीक्षण हुआ, वो किस तिथि में हुआ, वो डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। और उस डेट में जब उसका परीक्षण हुआ तो उसकी रिपोर्ट में क्या आया। देखिए, इसमें रिपोर्ट में कई चीज़ें होती हैं। कुछ जगह पे कैटेगरी दी जाती है A1, A2, इस तरह की कैटेगरी दी जाती है, कहीं SEP 1, SEP 2 दिया जाता है। तो जो भी होगा आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा, वो चीज़ यहाँ पे भरनी है। इसके अलावा क्या आप कभी A1 श्रेणी के नीचे, अगर वो व्यक्ति कभी, ये पिछले रिपोर्ट में ही नहीं, इसके पहले कभी किसी रिपोर्ट में अगर वो श्रेणी A1 के नीचे रहा है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। इसके आगे हम चलते हैं। आप फिर से एक बार मैं बता दूं, ये केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लागू नहीं करके आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद कुछ अन्य जानकारियां हैं जो आपको देनी है। यदि उस व्यक्ति का व्यवसाय, अगर वो व्यवसायी है, किसी विशेष जोखिम से संबंधित है या कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है, जैसे वो मान लीजिए बाइक रेसिंग का काम करता है, उसका ये एक स्पोर्ट है और इसके माध्यम से उसकी अर्निंग भी होती है, बाइक रेसिंग हो गई, कार रेसिंग हो गई, इस तरह का जो भी व्यवसाय है वो थोड़ा सा जोखिम भरा है, पैराग्लाइडिंग है, इस तरह की चीज़ें जो है उसके लाइफ पे रिस्क को इंक्रीज करती हैं, तो उसका विवरण इस कॉलम में देना अनिवार्य है। फिर अगला कॉलम ये कहता है कि कभी उस व्यक्ति के विरुद्ध भारत या किसी अन्य देश में न्यायालय में कोई भी आपराधिक गतिविधि में उसको पाया गया है या कुछ भी ऐसा विवरण, तो आपको उसको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद क्या आप राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, उसका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन है, पॉलिटिक्स में वो एक्टिव है, तो उसका विवरण आपको यहाँ पे दे देना है, नहीं है तो नहीं आपको लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम पे हम चलते हैं। अगला कॉलम हमारा, इसमें इस बात की सूचना देनी है कि क्या जिस व्यक्ति का हम बीमा कर रहे हैं उसका वर्तमान में कोई पॉलिसी चालू हालत में है, तो अगर चालू है या बंद हो गई है, किसी भी तरह की है, तो उसका विवरण हमको यहाँ पर देना है। दोस्तों, ये भी अंडर राइटिंग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे हम अंडर राइटिंग में इस पे हम बात करेंगे जब हम अंडर राइटिंग पे आपसे अगला वीडियो जो बनाएंगे हम, उसमें अंडर राइटिंग पे बहुत अच्छी जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम फिलहाल इस पे बात करते हैं। तो उस व्यक्ति की वर्तमान में कितनी पॉलिसीज़ हैं जो हैं, विशेषकर देखिए यहाँ देना तो सभी पॉलिसियों का विवरण चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ LIC का ही यहाँ पे देना है। तो LIC की जितनी भी पॉलिसीज़ उसकी होंगी उनका विवरण, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति की 3 पॉलिसी है, तो हम इस कॉलम में पहली पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी और तीसरी पॉलिसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और ज़्यादा है तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद वो जो भी पॉलिसी है वो किस ब्रांच, किस मंडल कार्यालय से है, अगर आपके ही मंडल से है तो अपने मंडल का नाम लिख देंगे, किसी दूसरे मंडल से है तो उसका नाम आप लिख देंगे, जो भी मंडल होगा उसका नाम लिख देंगे। उस पॉलिसी में कौन सी योजना और उसका टर्म कितना है, यानी वो पॉलिसी किस योजना के अंतर्गत है और उसका समय कितना है, बीमा धन कितना है, यानी कितने की पॉलिसी है, कितने लाख की। इसके बाद उसमें राइडर तो नहीं दिया गया है, अगर अवधि राइडर, टर्म राइडर उसमें दिया गया है तो उसका विवरण दीजिए। क्या गंभीर बीमारी राइडर उसमें है, क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया गया है, अगर हाँ तो उसका डिटेल देना है। डिटेल का मतलब उसका सम एश्योर्ड कितने का। यहाँ पे टर्म राइडर, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी उसकी 5 लाख की है और 5 लाख का उसको टर्म राइडर भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे 5 लाख का टर्म राइडर का भी विवरण देंगे, 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, नील, 0 कर देंगे। इसी तरह से गंभीर बीमारी में जितना अगर दिया गया है तो उसका सम एश्योर्ड लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से एक्सीडेंटल बेनिफिट आपको यहाँ पर लिखना है, अगर उसको दिया गया है उस पॉलिसी में तो उसका सम एश्योर्ड कितना है। 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। और पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, डेट ऑफ कमेंसमेंट उसकी क्या है, इस तरह से इसका विवरण आप यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से एक पॉलिसी का नंबर यहाँ पे आपने डाला और उससे संबंधित कॉलम में आप उसका सारा विवरण देते चले गए। इसी तरह से दूसरी पॉलिसी का, इसी तरह से तीसरी पॉलिसी का, जितनी भी पॉलिसीज होंगी सबका करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपके फॉर्म का पेज नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो साथियों, खंड 3 के आखिरी पेज को जब हम भर रहे थे तो उसमें हम विद्यमान उसकी पॉलिसीज जो हैं LIC की, उनका विवरण भर रहे थे। ये पेज नंबर 4 है और ये खंड 1 का अंतिम पेज है। इसके बाद हम खंड 2 पे आएंगे।
तो खंड 1 का अंतिम पेज हम देखते हैं। इसमें भी वर्तमान जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उनका विवरण देना है। तो उसमें हम 8 प्रश्नों के उत्तर दे चुके थे। ये 9वां प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें सबसे पहले पुनर्चलन की तिथि पूछा गया है, यानी अगर उसकी कोई भी वर्तमान पॉलिसी कभी रिवाइव हुई है तो उसकी डेट यहाँ पर आपको वो डेट देनी है। अगर पॉलिसी साधारण दरों पर स्वीकृत हुई है या उसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम लगा है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना है इस कॉलम में। इसके अलावा क्या पॉलिसी मेडिकल पर आधारित थी या नॉन मेडिकल हुई थी, यानी उसमें डॉक्टर का रिपोर्ट्स लगी थी या नहीं हुई थी, मेडिकल नॉन मेडिकल, यहाँ पे आपको भर देना है किस तरह से वो पॉलिसी कंप्लीट हुई थी। इसके अलावा पॉलिसी की वर्तमान स्थिति क्या है, इनफोर्स है, लैप्स है, सरेंडर्ड है, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा यदि पॉलिसी सरेंडर हो गई है तो समर्पण की तिथि आपको लिखनी है। अगर पॉलिसी लैप्स है तो उसकी FUP फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, यानी कब से प्रीमियम नहीं जमा है, वो तिथि यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, इसमें उस व्यक्ति को ये विवरण देना है कि उसकी वर्तमान में जितनी भी पॉलिसियाँ हैं LIC में या किसी अन्य कंपनी में, उनसे संबंधित कुछ जानकारी आपको देनी है कि कभी उसने कोई प्रस्ताव पत्र दिया तो उससे संबंधित ये 4 में से A, B, C, D ये चारों विकल्प में से अगर कोई हुआ है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है हाँ या नहीं में, यानी इस पूरे कॉलम में आप हाँ या नहीं लिखेंगे। अगर किसी का उत्तर हाँ में देते हैं तो उसका अतिरिक्त विवरण यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे पहला है कि कभी उसका कोई प्रस्ताव किसी भी बीमा कंपनी में LIC या LIC के अलावा वापस लिया गया, स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। नहीं आपने लिखा तो ठीक है, हाँ लिखेंगे तो उसका विवरण यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से क्या उसकी कोई पॉलिसी कभी एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ स्वीकार की गई, हाँ या नहीं में उसका उत्तर देना है। अगर हाँ तो उसका विवरण देना है। जो शर्तें प्रस्तावित की गई थी क्या उसके अतिरिक्त कोई अन्य शर्त पर स्वीकार किया गया, अगर हाँ तो उसका विवरण, नहीं तो इसको नहीं लिख के आगे बढ़ जाना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपने पिछले 1 वर्ष के दौरान निगम की कोई पॉलिसी स्वीकार न होने के कारण वापस की है, यानी कोई पॉलिसी आपने लिया और पॉलिसी की शर्तें आपको समझ में नहीं आई और पॉलिसी को आपने कूल ऑफ या वापस कर दिया, तो उस शर्त में आपको हाँ या नहीं में लिखना है। अगर आपने नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने हाँ किया है तो उसका विवरण देना है। तो इस तरह से ये कॉलम आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम खंड 1 के अंतिम उपभाग में आते हैं और इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें नॉमिनी का विवरण देना है। अंतिम विभाग नहीं कह सकते क्योंकि इसके बाद एक बैंक का विवरण भी बाकी है। तो सबसे पहले हम इस भाग को देखते हैं। यहाँ पे हमें नॉमिनी का विवरण देना है। अगर नॉमिनी 1 से ज़्यादा है तो हम क्रमवार सिलसिलेवार 1, 2, 3 यहाँ पे डाल के 1 से ज़्यादा नॉमिनी दे सकते हैं। अगर 1 है तो हम यहाँ पे उसका नॉमिनी का नाम, कितना % उसका शेयर रहेगा, 1 है तो जाहिर सी बात है 100 रहेगा, 2 रहेगा तो पहले का नाम, यहाँ पे दूसरे का नाम और फिर उसका शेयर, और उम्र कितनी है नॉमिनी की, और बीमित के साथ नॉमिनी का संबंध क्या है, यानी जिस व्यक्ति का प्रस्ताव पत्र है उसके साथ बीमित व्यक्ति का क्या संबंध है, ये विवरण दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा नॉमिनी 18 वर्ष से कम का है तो हमें यहाँ पे संरक्षक की डिटेल देनी होगी, यानी एक अपॉइंटी हमें नियुक्त करना होगा। संरक्षक कौन रहेगा, इसमें उसका नाम देंगे और नामित व्यक्ति से जो नॉमिनी है उसके साथ संरक्षक का क्या संबंध है हम यहाँ पे लिखेंगे, और संरक्षक की सहमति के स्वरूप में हम यहाँ पर उसका सिग्नेचर भी कराएंगे, यानी इस स्थान पे संरक्षक का सिग्नेचर होना अनिवार्य है कि उसको संरक्षक बनने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा नॉमिनी का आईडी, हालांकि अब ये बहुत कंपलसरी नहीं रह गया है, अगर नामित व्यक्ति की आईडी प्रूफ कोई आपने लिया है तो उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतिम उपभाग है ये हमारे खंड 1 का। इसमें आप देखेंगे बैंक का विवरण। ये अनिवार्य तब है जब अगर पॉलिसी आप नेच माध्यम से दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसके बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल, जिसको आप समझ सकते हैं खाते का प्रकार, खाता संख्या, IFSC कोड, माइकर कोड, अपने बैंक का नाम व पता, और इसके साथ एक आपको फोटोकॉपी पासबुक की या कैंसिल चेक लगाना होगा। और इसके साथ यहाँ पर आप बीमित व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसके साथ साथ उसकी ईमेल आईडी। तो ये कॉलम, ये सेक्शन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर प्रस्ताव पत्र नेच के माध्यम से है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारा खंड 1 यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ पे खंड 1 में एकमात्र सिग्नेचर होना है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 राइट साइड में
एक सिग्नेचर, बीमे के प्रस्तावित व्यक्ति के लिए हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान यहाँ पे आपको करा लेना है। तो ये आपका पहला सिग्नेचर हुआ, पेज नंबर 4। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं खंड 2। इसमें सबसे पहले बीमे का उद्देश्य बचत है, जोखिम कवर है, बचत और जोखिम कवर है, उसको आपके योजना के अनुसार आपको चूज करना है। इसके अलावा योजना किस प्रकार की है, प्रस्ताव पत्र किसके अंतर्गत है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम यानी नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत है, या फिर MWP एक्ट के अंतर्गत है। तो ज़्यादातर प्रस्ताव पत्र हमारे व्यक्तिगत जीवन बीमा होते हैं, इस पे हमें टिक कर देना है। इसके अलावा अगला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे सीधा ये आता है राइडर्स, कौन सा राइडर आप पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले LIC का टर्म राइडर अगर आप दे रहे हैं तो आपको इस पर टिक करना है, नहीं दे रहे हैं तो छोड़ देना है। अगर आप गंभीर बीमारी हित लाभ दे रहे हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है, नहीं दे रहे हैं तो इसको छोड़ देना है। इसी तरह से PWB राइडर अगर आप दे रहे हैं, पॉलिसी में है उपलब्ध, तो आप उस पर यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो छोड़ देना है। इसी तरह से एक्सीडेंटल बेनिफिट, अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे हैं तो इसमें 2 विकल्प मौजूद हैं। पहले विकल्प में केवल दुर्घटना हित लाभ है, यानी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की दशा में लाभ मिलेंगे, और ये जो दूसरा विकल्प अगर आप इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा आप यहाँ पे देखेंगे ये डिसेबिलिटी को भी कवर करता है, यानी आप दुर्घटना में मृत्यु के साथ साथ अगर अस्थायी विकलांग हो जाता है व्यक्ति तो उसके लिए भी उसको लाभ मिलेंगे उसकी शर्तों के अनुसार। तो आप जो भी सूटेबल आप देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगले भाग में हम आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें जो बीमा प्रस्ताव दिया जा रहा है वो किस योजना के अंतर्गत है, इसका विवरण देना है। तो यहाँ पे इस कॉलम में हमें 3 चीज़ें लिखनी है। योजना का टेबल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर उसमें कितने समय बाद, कितने वर्ष बाद उसकी मैच्योरिटी होनी है, कितने समय का योजना है, यानी 25 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जो भी है वो आपको लिखना है, और कितने वर्ष प्रीमियम देना है वो लिखना है। अगर प्रीमियम देय वर्ष और मैच्योरिटी टाइम एक ही है तो आप केवल टेबल नंबर और पॉलिसी अवधि लिखेंगे, लेकिन जैसा कि जीवन लाभ प्लान है तो आप उसमें तीनों चीज़ें लिखेंगे। इसके अलावा इस योजना में कितना बीमा धन आप उसको दे रहे हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप दे रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। और प्रीमियम किस माध्यम से, किस विधि से दिया जाएगा, यानी वो वार्षिक दिया जाएगा, छमाही दिया जाएगा, तिमाही दिया जाएगा या नेच मोड में दिया जाएगा, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने अवधि बीमा राइडर दे रखा है, टर्म राइडर दे रखा है, तो उसका सम एश्योर्ड यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो निल लिख देना है। क्रिटिकल बीमारी का हित लाभ अगर आप दे रहे हैं, गंभीर बीमारी हित लाभ अगर आप दे रहे हैं, कितने सम एश्योर्ड दे रहे हैं वो सम एश्योर्ड यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो निल या 0 लिख देना है। इसी तरह से दुर्घटना हित लाभ का कितना आप कितने का आप दे रहे हैं, उसका सम एश्योर्ड क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, नहीं तो 0 लिख देना है अगर नहीं दे रहे हैं तो। और यदि पॉलिसी को बैकडेट करना है तो उस बैकडेट को जो भी जिस डेट से बैकडेट करना होगा वो तिथि आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिसी आपको 28 जनवरी से बैकडेट करना है, ये तो आप सारे लोग जानते हैं कि उसी वित्तीय वर्ष में आप बैकडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पॉलिसी 1 महीना पीछे करना है तो 1 महीने पीछे की कोई डेट, जिस डेट से आपको करना है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा हम इसके बी विकल्प पे यहाँ पे आते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो भी ऑप्शन दिए गए हैं पुलिस कर्मियों हेतु लागू होगा। इसमें कुछ सवाल हैं, उसका हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आप अर्धसैनिक बल के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में लगे हुए हैं? अगर वो व्यक्ति लगा हुआ है तो आपको हाँ पे टिक करना है, नहीं तो ना पे टिक करना है। क्या आप पुलिस ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना हित लाभ, LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हित लाभ राइडर का लाभ लेना चाहते हैं? अगर वो लेना चाहता है तो हाँ। देखिए ये विकल्प, इसके मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ड्यूटी में है, पुलिसिंग करता है, ऐसे कुछ काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो उसके एक्सीडेंटल राइडर का सामान्य दर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बाकी लोगों की अपेक्षा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अंतर आता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ड्यूटी में है तो अच्छा रहेगा कि हम उसको ये विकल्प चूज करके दे दें, तो उसके एक्सीडेंटल राइडर का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन उसका लाभ बढ़ जाएगा कि ऑन ड्यूटी भी उसकी अगर कोई बात होती है तो उसको कवर मिलेगा। इसके अलावा सैलरी सेविंग पॉलिसी अगर है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है, लागू नहीं कर देना है। दोस्तों पेज नंबर 6 का पहला कॉलम आप इसमें देखिए, इस
भाग में अगर हम पॉलिसी में प्रीमियम परित्याग हित लाभ यानी PWB दे रहे हैं तो हमें इस विकल्प को हाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सहमत हैं तो हमारे उस पर विचार किया जाएगा, उसको स्वीकार करने लायक होगा तो हमारा PWB स्वीकार किया जाएगा। PWB का जो भी टर्म मिल सकता होगा उस पॉलिसी में, तो इसको आपको हाँ करना है। अगर PWB राइडर है, नहीं है तो लागू नहीं करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ कहीं भी खाली जगह पे आप लिख देंगे कि लागू नहीं, यानी ये विकल्प लागू नहीं होता आपकी पॉलिसी में। इसके अलावा अगर आपकी योजना आधार स्तंभ LIC का आधार स्तंभ प्लान या LIC का आधारशिला प्लान इसके अंतर्गत है तो आपको इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। अगर नहीं है तो आपको लागू नहीं करके आगे बढ़ जाना है। अगर है तो क्या जवाब देना है? आधारशिला या आधार स्तंभ में आपका कुल बीमा कितना है पहले से, क्योंकि देखिए इस प्लान में सीधी सी बात है, ये लिमिटेड है, किसी भी व्यक्ति को 3 लाख से अधिक का नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसमें ये सवाल है कि क्या आपका पहले से कोई ऐसा प्लान है ताकि उसको इसमें क्लब कर दिया जाए और उसके अनुसार जो आपको अधिकतम मिल सकता हो उतना दिया जाए। या फिर इसमें एक सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप 2 अलग अलग शाखाओं में 3 लाख का, एक ब्रांच में 3 लाख का, दूसरी ब्रांच में आधार स्तंभ या आधारशिला ले रहे हों, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको उसका जवाब देना आवश्यक है। अगर आपका प्लान इसके अंतर्गत नहीं है तो इस कॉलम को लागू नहीं करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद 7 नंबर पे आते हैं। ये ऑप्शन जैसे कि वो ऊपर वाला आधारशिला आधार स्तंभ के लिए था, ये हमारा जीवन अमर के लिए है। यानी अगर हमारी योजना जीवन अमर हम प्लान ले रहे हैं, LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, तो हमें इन सारे प्रश्नों के अतिरिक्त जवाब देने हैं। जैसे आप कौन सी कैटेगरी में प्लान लेना चाहते हैं, स्मोकर या नॉन स्मोकर। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको स्मोकर पे टिक करना है, अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो आपको नॉन स्मोकर पे टिक करना है। इसके अलावा जीवन अमर प्लान में कुछ और विकल्प हैं, जैसे लेवल सम एश्योर्ड। उसमें प्लान में एक विकल्प ये है कि आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा समय, एक निश्चित समय के बाद। तो यहाँ पे हम प्लान की चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेवल सम एश्योर्ड अगर आप लेते हैं तो इस पर टिक करना है। अगर आप बीमा धन चाहते हैं वृद्धि होती रहे तो उस पर टिक करना है, जो भी आप जीवन अमर प्लान के अंतर्गत ले रहे हैं। तो अगर जीवन अमर प्लान नहीं है तो इस कॉलम में भी आपको ऊपर वाले कॉलम की तरह लागू नहीं करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख देंगे लागू नहीं और आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी इस खंड में जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रस्ताव पत्र पे लागू नहीं होते हैं, यानी ये प्लान जीवन अमर के अंतर्गत नहीं है। दोस्तों पेज नंबर 7 पे ये पीछे वाले जो विकल्प की हम बात कर रहे थे उसी का विवरण दिया गया है कि अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। फिलहाल अगर हमारा जीवन अमर के अंतर्गत नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ अपने प्रस्ताव पत्र के बारे में विवरण देना है कि क्या निगम के किसी अन्य कार्यालय में हमारा कोई केस पेंडिंग है। अगर है तो हमें उसका विवरण देना है। अगर रिवाइवल भी हमारा कोई पेंडिंग है तो उसका विवरण हाँ या नहीं में देना है। अगर हाँ है तो उसका विवरण देना है, अगर N हम चूज करते हैं तो हमें आगे बढ़ जाना है। यानी रिवाइवल या कोई भी अन्य प्रस्ताव जो अभी कंप्लीट ना हुआ हो, अगर पेंडिंग है तो उसकी जानकारी देनी है। इसी तरह से इस विकल्प में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये देना है कि क्या हमारे स्पाउस, यानी अगर किसी आदमी का बीमा कर रहे हैं तो उसकी पत्नी का, या पत्नी का बीमा कर रहे हैं तो उसके पति का कोई प्रस्ताव और इसके साथ दिया जा रहा है। जैसे कभी कभी होता है हम एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों का बीमा कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ विकल्प चूज करना है और उसका विवरण देना है कि किसका बीमा आप कर रहे हैं। और अगर एक ही आदमी का कर रहे हैं तो फिर नहीं, आपको चूज करके आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में, यानी आपका जो मैच्योरिटी लाभ है उसको आप किस्तों में लेना चाह रहे हैं, या जो डेथ बेनिफिट है उसको आप किस्तों में लेना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो हमें जो पैसा मिले वो कुछ पार्ट्स में मिले, या मैच्योरिटी सेटलमेंट में जो विकल्प मौजूद हैं उनके अनुसार मिले, तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना है। जैसे क्या पूछ रहा है, क्या आप किस्तों में परिपक्वता लाभ लेने के लिए विकल्प का लाभ लेना चाहते हैं, तो हाँ या नहीं यहाँ पे कर देना है। फिर दूसरा कह रहा है क्या आप किस्तों में मृत्यु लाभ लेने का विकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी डेथ क्लेम, हाँ या नहीं में इसका उत्तर आपको दे देना है। इसी तरह से यदि अगर आपने हाँ दिया है तो कृपया उस परिशिष्ट को भरें जो प्रस्ताव पत्र का फॉर्म का हिस्सा है। यानी अगर आप इसमें से किसी में भी हाँ चूज करते हैं तो आगे एक कॉलम आएगा, उसमें आपको उसका विवरण देना होगा। इसी तरह से ऊपर ये सारी बातों को लेने के लिए आपकी सहमति है
मतलब आपको जो भी बातें ऊपर बताई गई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, आप सहमत हैं, हाँ या नहीं में आपको इसको चूज करना है। अगर आप हाँ चूज करते हैं तो ठीक है, नहीं चूज करते तो इसका मतलब आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे हाँ चूज करना है। इसके बाद क्या आपको जो योजना समझाई गई, जो प्लान दिया गया, जो उसका विवरण बताया गया एजेंट के द्वारा, ये प्रस्तावक से सवाल है, तो क्या आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं? तो उसको जाहिर सी बात है हाँ में उत्तर देना है। अगर वो नहीं उत्तर देगा तो प्रस्ताव पत्र कंप्लीट नहीं होगा, यानी उसको योजना सही से समझ में नहीं आई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा कस्टमर LIC के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो हमें उसका विवरण देना है हाँ या नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड, कोई भी व्यक्ति पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है तो उसकी एक कस्टमर ID होती है, तो हमें उसकी कस्टमर ID देनी है। अगर वो नहीं रजिस्टर्ड है तो N करने के बाद हमें यहाँ पे ना सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ देखेंगे खंड 2 हमारा समाप्त होता है और हमें यहाँ पर प्रस्तावक का एक सिग्नेचर करवाना है। आप देखेंगे पेज नंबर 7 और इसमें जो है बाईं तरफ हमको यहाँ पे सिग्नेचर कराना है। पेज नंबर 7 पे इस स्थान पे सिग्नेचर कराना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसी पेज नंबर 7 पे हमारा खंड 3 प्रारंभ हो जाता है। खंड 3 में सबसे पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी हमको देनी है। अगर खंड 3 में आप देखें व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इसमें हमें जो भी प्रस्तावक है उसकी ऊंचाई यहाँ पे उसको लिखनी है और इसके बाद उसका वजन कितना है ये लिखना है। और इसके बाद उसको पिछले 5 वर्षों में कोई बीमारी रही है या उसने कोई चिकित्सीय परामर्श लिया है जहाँ पे उसको 1 सप्ताह से ज़्यादा उपचार की आवश्यकता रही हो तो उसको हाँ या नहीं में लिखना है। नहीं लिखना है तो ठीक है, हाँ लिखते हैं तो उसका विवरण देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या उस व्यक्ति की कभी कोई सर्जरी हुई है या किसी नर्सिंग होम में दाखिला हुआ है तो उसका विवरण यहाँ पे हमें देना है हाँ या ना में। हाँ देंगे तो उसका डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नहीं ना लिख के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हमारा पेज 7 कंप्लीट होता है। यहाँ पे पेज नंबर 8 का पहला सवाल, उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे चलेंगे। क्या वो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य के आधार पर कभी अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं? यानी वो अगर व्यक्ति ऑफिस जाने वाला है, नौकरी करने वाला है, तो क्या उसने कोई भी मेडिकल लीव पिछले 5 वर्षों में ली है, हाँ या नहीं? नहीं ली है तो ठीक है। अगर हाँ ली, हाँ लिख रहे हैं आप, तो किस लिए ली, क्या कारण था, क्या बीमारी थी, उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। ये सारे कॉलम आप जो देख रहे हैं सब किसी न किसी बीमारी से संबंधित हैं। इसके बाद अगला देख रहे हैं आप, क्या आप निम्नलिखित रोगों से ग्रस्त हैं या ग्रस्त रह चुके हैं या पूर्व में जांच परीक्षा करा चुके हैं, तो आपको निम्न रोगों की जांच परीक्षा या उपचार करवाने की सलाह दी गई थी। तो आपको ये सारे जो बीमारियां दी गई हैं आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको यस या नो लिखना है। अगर कोई बीमारी हुई है तो उसका विवरण आपको आगे देना पड़ेगा, अगर नहीं हुई है तो आपको एन सब कॉलम में एन सब में एन लिखते हुए चले जाना है। इसी तरह से सारे विकल्प में आप, क्योंकि सब किसी न किसी बीमारी से संबंधित हैं, अगर बीमारी हुई है तो आप हाँ लिखेंगे और आगे उसका विवरण देना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ आपको एन लिखना है, सिर्फ एन, या हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं तो ना लिखना है। इन सारे विकल्पों में आपको लिख देना है। इसके बाद ये 15 तक, यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर ऊपर आपने कहीं पर भी हाँ उत्तर दिया है तो उसका विवरण की किस तरह का रोग था, आपको किस डेट में यहाँ पे आपको किस तरह का रोग था, कब उसकी जानकारी हुई, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या नहीं, क्या अभी आपका उपचार चल रहा है, किस अस्पताल में आपका उपचार चल रहा है, उसका विवरण यहाँ पे देना है। इस तरह से आपका पेज नंबर 8 कंप्लीट होता है। दोस्तों पेज नंबर 9 पे आप देखेंगे व्यक्तिगत आदतों की बात है। क्या कोई आपकी ऐसी आदत तो नहीं है जो आपके प्रस्ताव में जोखिम को बढ़ाती है। जैसे सबसे पहला आप देखें ABCD 4 प्रश्न है, इसमें चारों के उत्तर आपको देने हैं। क्या आप कोई भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में उत्तर देना है। अगर आप हाँ लिखते हैं तो उसका विवरण देना है, नहीं तो सिर्फ नहीं लिख के आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी नशीले पदार्थ अगर आप लेते हैं, तम्बाकू हो गया, कुछ भी ऐसा जो नशीला पदार्थ है, तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना होगा, नहीं तो नो लिख के आप आगे बढ़ेंगे। यस सिर्फ वाई या एन लिखते जाना है आपको, हाँ या ना लिखते जाना है हिंदी में भर रहे हैं तो। और इसके बाद अन्य कोई भी ड्रग अगर आप लेते हैं तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा पिछले 60 माह में अगर आपने किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग किया है तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना है, नहीं तो आप नहीं लिख के आगे बढ़ जाएंगे।
इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति क्या है, अच्छी है, आपको उसको लिख देना है, गुड। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों पारिवारिक इतिहास देना है। क्या आपके परिवार का कोई आपका जीवन साथी, पिता, माता या बच्चे या कोई अन्य कभी भी हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कैंसर की बीमारी या किसी वंशानुगत रोग अलग या किसी संक्रामक रोग से जैसे कि क्षय रोग, हेपेटाइटिस, एड्स, HIV आदि से ग्रसित रहे हैं या मृत्यु हुई है, तो उसका उल्लेख करना है। अगर आपके परिवार से संबंधित इन जिन भी लोगों की बात हुई, जैसे आपने देखा माता, पिता, जीवन साथी, पार्टनर, बच्चे या अन्य कोई आपके परिवार में इन रोगों से कभी संक्रमित रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है या उसका इलाज चल रहा है, तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं लिख के आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो कॉलम हमारा है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास जैसा कि आप पिछले प्रस्ताव पत्र में भरते थे बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पिता की उम्र लिखनी है। अगर जीवित है तो यहाँ पर उम्र लिखनी है। अगर मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर उनके मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी वो उम्र यहाँ पर लिखनी है, और मृत्यु का कारण क्या था उसको यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। इसकी इसी तरह से माता की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, इसको आप यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति इस कॉलम में लिखते जाएंगे। जो भी व्यक्ति जीवित हैं उन सारे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति इस कॉलम में लिखती जानी है। इसी तरह से पिता, माता, भाई, कितने भाई हैं, जीवित भाइयों की संख्या, और अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनकी संख्या, और इसके अलावा उन सभी की उम्र कितनी है और स्वास्थ्य की स्थिति। अगर कोई भाई मृत हो गए हैं तो मृत्यु के समय उनकी उम्र और मृत्यु का कारण क्या था। इसी तरह से सभी बहनों का विवरण आप देंगे, जीवित और मृत, और अपने स्पाउस का वर्ड डिटेल आपका देंगे। महिला का बीमा है तो उसके पति का, और पति का बीमा है तो उसकी वाइफ का विवरण यहाँ पे देना है इसी रूप में, और इसी तरह से बच्चों का। तो इस तरह से आपको फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे भर देनी है। आगे चलते हैं। ये जो कॉलम है ये केवल महिला प्रस्तावकों के लिए है। अगर कोई महिला का बीमा आप कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसी स्थिति में बीमा प्रस्ताव अलाउ नहीं होता, तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना है। और नहीं है उसके आगे का सवाल यहाँ पे है अंतिम प्रसव की तिथि, यानी उसके जो लास्ट डिलीवरी हुई थी उसकी डेट यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर उस महिला का ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है जो भी पीछे कभी भी, तो उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरह से दोस्तों पेज 9 समाप्त होता है। पेज नंबर 10 पे हम चलते हैं। खंड 4 की बात करें, इसमें कुछ घोषणाएं हैं जो हमारा प्रस्तावक के द्वारा की जाती हैं, और वो हमारे सारी शर्तों से सहमत होने की अपनी बात को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे अगर प्रस्ताव पत्र हिंदी में भरा गया है तो यहाँ पे प्रस्तावक का नाम लिखा जाएगा, और इसके बाद अगर अंग्रेजी में आपने भरा है तो इस स्थान पर उसका नाम आप लिखेंगे। और इसके अलावा इस पेज में बहुत कुछ नहीं है। ये हमारा 11 नंबर पेज कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ प्रस्तावक का एक जगह पे आपको नाम लिखना है। जिस भी भाषा में आप प्रस्ताव पत्र को भर रहे हैं उसी संबंधित भाषा में आपको उसका नाम लिख देना है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेट डालनी है। ये कौन सी डेट होगी, जिस डेट में आप प्रस्तावक से प्रस्ताव पत्र भरवा रहे हैं उस डेट में उसका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, और वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे किस स्थान पर। जैसे मान लीजिए आपने सिग्नेचर फैजाबाद में कराया तो यहाँ पे फैजाबाद, और किस तारीख को, मान लीजिए 25 अप्रैल को आपने कराया तो फैजाबाद, यहाँ पे 25, यहाँ पे 4/04 और यहाँ पे 2020, तो 20 यहाँ पे और आपको बढ़ा देना है। और इसके बाद यहाँ पे विटनेस के रूप में हमारे अभिकर्ता का साइन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेज नंबर 12 पे 2 जगह साइन है। एक साइन आप ऊपर कर चुके हैं, दूसरा साइन ये मध्य में है। ये अक्सर लोगों से छूट जाता है। इसकी आवश्यकता कब है, अगर हमारा प्रस्तावक जो है वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्ताव पत्र को भर रहा है, या वो अनपढ़ है, तो उसका अंगूठा यहाँ पे लगना चाहिए। इस जगह पे जहाँ पे हमने साइन किया है यहाँ पे आप उसका अंगूठा लगवा देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद साथियों पेज संख्या 13 पे कुछ विवरण दिए गए हैं धाराओं के, उनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम, कुछ भी इसमें भरना नहीं है। पेज नंबर 13 पे सिर्फ कुछ विवरण दिए गए हैं जिनको आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 14 पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावक का एक हस्ताक्षर होगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 है ये, यहाँ पे आपको प्रस्तावक का हस्ताक्षर कराना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस जगह पे एक प्रस्तावक का हस्ताक्षर और एक यहाँ पे इस जगह पे आप ध्यान देंगे ये हस्ताक्षर अभिकर्ता के यहाँ पे होना अनिवार्य है। ये दोस्तों ये जो है बीमा अधिनियम की धारा 41 है और इस पे दोनों लोगों को अपनी सहमति के रूप में हस्ताक्षर करने होते हैं, अभिकर्ता और प्रस्तावक को। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रस्ताव में सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहता है प्रस्तावक, यानी हमारा बीमार्थी सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहता है तो हाँ या नहीं में से यहाँ पे उसको चूज करना है। नहीं चूज करता है तो ठीक है, अगर वो हाँ चूज करता है तो आगे उसको विवरण देना रहेगा। अगर ये लागू नहीं है तो इसको छोड़ देना है। साथियों पेज नंबर 15 पे देखते हैं हम, यहाँ पे आपको देखना है अगर उसने सेटलमेंट ऑप्शन चूज किया है यानी निपटान विकल्प लिया है तो उसको यहाँ पे उसका समय सिलेक्ट करना है। 5, 10, 15 में से किस अवधि में वो लेना चाहता है उस संबंधित अवधि पे उसको टिक करना है। आगे विवरण देना है कि वो जो किस्तों में लेना चाहता है उसका विवरण कैसा होगा, किस तरह से लेना चाहता है। इसमें अगर उसको कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है इस बॉक्स में, इस टेबल में आप ये देख सकते हैं कि अगर वो किस मोड में सेटलमेंट ऑप्शन ले रहा है तो उसकी किस्त मिनिमम कितनी होनी चाहिए, बाकी इसके ऊपर वो अपनी सुविधा अनुसार कन्वर्ट कर सकता है। तो उस अनुसार ये यहाँ पे उस राशि को भरेगा। और इसके अलावा सेटलमेंट का तरीका क्या होगा, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक, जो भी होगा वो यहाँ पे चूज करेगा। अगर वो नहीं ले रहा है तो लागू नहीं करके इसको आगे बढ़ जाना है। और इसके बाद उसकी सहमति के स्वरूप में यहाँ पे हमें प्रस्तावक के सिग्नेचर कराने हैं और डेट और जगह का नाम लिखना है। जैसे हम फैजाबाद में साइन करा रहे हैं तो उस दिन की डेट डाल के हम फैजाबाद लिख देंगे। और यहाँ पे आप प्रस्तावित व्यक्ति का नाम जरूर लिखा जाएगा, इसको ना भूलें। सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर के नीचे उसका नाम लिखा जाना अनिवार्य है। दोस्तों इस विकल्प की बात करें तो ऊपर जो बात थी वो मैच्योरिटी सेटलमेंट की बात थी, यहाँ पे डेथ क्लेम सेटलमेंट की बात है। तो अगर डेथ क्लेम को सेटलमेंट में लेने का विकल्प प्रस्तावक चूज करता है तो ऐसी स्थिति में उसके नॉमिनी को जो डेथ क्लेम का लाभ दिया जाएगा वो किस्तों में दिया जाएगा। 5, 10 या 15 में से जो भी वो चूज करेगा और इसके अनुसार जो अभी आगे हम टेबल दिखाएंगे उस टेबल के अनुरूप वो राशि यहाँ पर डालेगा, कितनी राशि उसको डेथ क्लेम के लिए किस्तों में चाहिए और किस माध्यम में चाहिए। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 15 कंप्लीट होता है और अंतिम पेज पे हम आते हैं। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि मृत्यु दावा का लाभ अगर नॉमिनी को किस्तों में मिलना है तो उसको किस हिसाब से मिलना है, उसकी टेबल यहाँ पे लगी हुई है। यानी अगर वो मासिक मोड में लेता है तो मिनिमम किस्त, ये आप इस टेबल से इतना जानकारी आप सभी लोगों को है। इस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें से वो उपयुक्त विकल्प चूज करेगा और उसका विवरण यहाँ पर देगा कि उसको किस अनुसार किस मोड में ये विकल्प, ये लाभ चाहिए। इसके आगे हम बढ़े, अगर ये लाभ उसको नहीं चाहिए तो लागू नहीं करके हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी अगर वो सेटलमेंट नहीं लेना चाहता तो। और इसके बाद यहाँ पे हम डेट और प्लेस, दिनांक और स्थान डालेंगे और इस जगह पे प्रस्तावक का हस्ताक्षर करवाएंगे और इसके बाद बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, यानी जिसका सिग्नेचर हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होता है। तो साथियों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फॉर्म संख्या 300 को भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हस्ताक्षर आपका नहीं छूटेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को आपने देखा, आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा।
आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।